ऑफिस जाने का कहा। 11 बजे के करीब जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई, सामने एक टेबल के पास खड़े काजान को देखकर चेहरे पर इत्मीनान बिखरा। वो जो वहाँ आने से पहले घबराहट का शिकार थी, उस वक्त जैसे इसका शायबा तक न था। अस्सलाम वालेकुम। उसे अंदर आते देखकर वो जो टेबल के साथ टेक लगाए खड़ा अपने दोस्त अली से बातें करने में मसरूफ़ था, अबीशा पर सलामती भेजता हुआ सीधा खड़ा हो गया। वालेकुम सलाम। वो संजीदगी से इसे जवाब देती दरवाजे के करीब ही खड़ी हुई। अली ने बहुत गौर से गाजान को देखा। कैसी हैं आप? ये अली है, मेरा बेस्ट फ्रेंड और यहाँ का एक फ़ार रुकन। गाजान ने अबीशा का अली से तारुफ करवाया। अब की बार अली भी अपनी सीट छोड़कर ताज़ीमन खड़ा होता अबीशा को सलाम करने लगा। और अली, ये अबीशा हैं जिनके आर्टिकल्स कुछ दिन पहले हमने मैगज़ीन के नए शुमारे के लिए सिलेक्ट किए थे। गजान ने इसका मुकम्मल तारुफ करवाया। ओ अच्छा, कैसी हैं आप सीस? आज उस सर ने आपको बुलवाया था। अली याद करते हुए बोला, जी इसीलिए आई हूँ। अबीशा ने हौले से मुस्कुरा कर जवाब दिया। आई फिर। गजान इसे एक जानिब चलने का कहकर आगे आगे चलने लगा। राहदारी से गुजर के वो लोग एक कमरे के सामने पहुंचे जो यकीनन वहाँ के एडिटर का ऑफिस था। गजान ने आहिस्ता से दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिलते ही वो दाखिल हुआ, साथ ही अबीशा को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये अबीशा हैं। वो इसका तारुफ करवाने लगा। अरे आओ बेटा, उधेड़ उम्र से सराफ्ताब नहायत मोहब्बत से बोले। बैठो गजान। उन्होंने अपनी टेबल के सामने बड़ी कुर्सियों पर बैठने का कहा। कैसी हो बेटा? भाई क्या गज़ब का लिखती हो, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़कर। काफ़ी तीखी बातें मगर इतने सहल अंदाज में की हैं कि यकीन जानो पढ़ते ही साथ ओके कर दिया। वो बेदरेग अबीशा की तारीफ़ करते हुए बोले। बहुत शुक्रिया सर, बस एक बेज़र्र सी कोशिश थी। वो कसरे नफसी से बोली। अगर कोशिश इतनी जानलेवा है तो बाकी तो अल्लाह हाफिज़ है, उन्होंने खुशगवार अंदाज में कहा। वो दोनों हंस पड़े। भाई तुमने इन्हें कैसे डिस्कवर किया? अब इनका रुख गाजान की जानिब था। मैंने नहीं, एक्चुअली इन्होंने मुझे डिस्कवर किया। सर शाहिद ने इन्हें मेरे बारे में तफसील से बताया था, तो बस फिर इन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। गजान ने जिस अंदाज में अबीशा और अपनी किसी मुलाकात का हवाला दिए बिना बात संभाली, वो अबीशा को इत्मीनान दिला गए। वो बंदा वाकई औरत की इज्जत से वाकिफ़ था। अबीशा को यकीन हो चला था। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मैगज़ीन के लिए आगे भी ये कोशिशें जारी रखेंगी, क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं और बहुत सी जगहों पर पढ़ा जाता है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़रूर सर, मेरे लिए ये एजाज़ की बात होगी। वैसे भी मेरा प्रोफेशन ही आगे जाकर यही होगा। अच्छा है कि मेरी तहरीर में अभी से निखार आ जाए। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। जी बिल्कुल, अब बस आपकी तहरीर पढ़ने के बाद बहुत दिल किया कि इस अच्छी बच्ची से मुलाकात हो, तो आपको ज़हमत दी। उन्होंने उसे वहाँ बुलाने का मकसद बताया। शुक्रिया सर, वो सर झुकाते हुए बोली। इससे पहले कि वो इससे चाय पानी का पूछते, वो सहूलत से इनकार कर दी। एक्चुअली अभी 15 मिनट बाद मेरी क्लास है, ना होती तो ज़रूर आपके साथ एक कप चाय पीती। रसानिया से मना करके इनसे इजाज़त लेकर वो दोनों बाहर आए। कंग्रेचुलेशन, गजान ने इसके साथ चलते हुए कहा। उसकी सवालिया नज़रें उसके वजीह चेहरे पर उठी। मेरा ख्याल है ये आपका कामयाबी की तरफ पहला कदम है। गजान के कहने पर वो मुस्कुराई। गजान इससे पहले ही नज़र फेर चुका था, जानता था इसकी मुस्कुराहट देखी तो वहीं जकड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया, और अब न जाने क्यों कितनी मर्तबा आपका शुक्रिया मज़ीद अदा करूँगी, क्योंकि अब हर मर्तबा आर्टिकल देने के लिए आप ही को तंग करूँगी, हज़ारों बार। ये बात गजान ने सिर्फ दिल में कही। मेरा ख्याल है इतनी मुलाकात के बाद हम इतने अजनबी नहीं रहे, लिहाजा ये शुक्रिया वाली फॉर्मेलिटी भी अब नहीं होनी चाहिए। नज़रें झुकाए झुकाए उसने कहा। कोशिश करूँगी। वो दोनों अली के पास आ चुके थे। अब मैं चलती हूँ।
कहते साथ ही उन्हें खुदा हाफिज कहते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। मामला क्या है? उसके जाते ही अली ने गजान की जानिब रुख किया। वो चौंका। क्या मतलब? सवालिया अंदाज में पूछा। गजान सिकंदर किसी लड़की से इतने मीठे अंदाज में ना सिर्फ बात कर रही हैं बल्कि इसे देखते ही आंखों को चमक भी नहीं रोक पाए। अली के शरारती अंदाज पर बमुश्किल उसने अपनी डराने वाली मुस्कुराहट छुपाई। बकवास नहीं करो। अली ने अपनी कुर्सी का रुख उसकी जानिब किया, जो अपने टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा कुछ फाइल चेक करने में मसरूफ़ आने की कोशिश कर रहा था। मेरी जान, ये बकवास नहीं, मामला कुछ और है। इतनी आसानी से तो तू बताएगा नहीं, लेकिन मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं। अली की बात पर उसने सर नहीं उठाया। रात में वो बैठा अपने कमरे में काम करने में मसरूफ़ था कि रोमान दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उसकी बात पर गजान ने हैरत से सर उठाकर देखा। क्या? यही कि मेरा भाई किसी के इश्क में गिरफ्तार है, वो भी अपनी यूनी की किसी बच्चे के। मगर अब मुझे अफसोस हुआ कि तूने मुझे बताना गवारा नहीं किया। रोमान की ज़ुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी बात का मफहूम समझते हुए गजान का दिल किया कि काश अली इसके सामने होता तो इसका गला दबाने में वो एक लम्हे की भी ताख़ीर न करता। ये सब बकवास अली ने की है। जानता तो वो था, फिर भी उसने तस्दीक चाही। इस मर्तबा अली मुझसे जीत गया। उसने मेरे होने वाली भाभी मुझसे पहले देख ली। रुमान का गैर संजीदा अंदाज गजान का बारह हाई कर रहा था। बकवास नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अली की बकवास है। उसने सिर्फ आर्टिकल देने की बात की थी और मैंने उसकी मदद की और फिर दिल हार दिया। रुमान ने उसकी बात उचक ली। तुम अब मार खाओगे मेरे से? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे धमका कर वो वापस अपनी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाता ज़ोरों शोर से नफ़ी करने लगा। कसम खा। वो उसके मुकाबिल बेड पर बैठते हुए बोला। दिमाग ख़राब हो गया है? इतनी छोटी छोटी बातों पर मैं कसम नहीं खाता। रुमान ने घूरा। चल बेटा, देख लेंगे। कब तक छुपेगा? इसके मुसलसल इनकार से रुमान मायूस होता उठ गया। रुमान के चले जाने के बाद वो कितनी देर काम करने के काबिल नहीं रहा था। वो तो 7 पर्दों में अपनी मोहब्बत को छुपाना चाहता था। ये तशहीर कैसे हो गई थी? ना गजान ने दोबारा अबीशा से कांटेक्ट किया और ना ही उसने। हाँ, बस जब वो कभी आर्टिकल लिखती इसे मेल करके एक टेक्स्ट कर देती और गजान थैंक्स के अलावा कोई और बात ना करता। अब वो किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहता था कि इसकी खामोश मोहब्बत को कोई जान सके। अली को भी ऐसा ही लगा कि इसे कोई धोखा हुआ है। ये तो वो ही गजान है, लड़कियों से मतलब के अलावा बात ना करने वाला। मगर गजान अपनी ये अजनबियत वाली कैफियत ज़्यादा बरकरार ना रख सका। वो उससे अनजान होते हुए भी हर लम्हा उसकी खबरगिरी रखता था। नीदा की सालगिरह थी तो उसने बहुत से यूनिवर्सिटी फेलोज़ को इनवाइट किया था, जिनमें अबीशा भी थी। यार, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ मैं तुम्हें यहीं पर विश कर देती हूँ, वो लजालत भरे अंदाज में बोली। तुम्हारी वजह से मैंने रात की जगह शाम में फ़ंक्शन रखा है और तुम हो कि बस ठीक है, मैं ये फंक्शन ही कैंसिल करवा देती हूँ। वो गुस्से में कहती मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाने लगी। वो पागल हो गई हो? अच्छा, मैं आ जाऊँगी, तुम अपना मूड खराब मत करो। अबीशा इसका हाथ थामकर तेज़ी से बोली। ये हुई ना बात, वर्षा को भी ले आना। ड्रॉप मैं तुम्हें दे दूँगी, इतनी फ़िक्र मत करो। उसने जल्दी से प्रोग्राम सेट किया। अबीशा के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा बाबा, उसकी मोहब्बत पर वो हंसते हुए बोली। बेटा ध्यान से जाना, आयतल कुर्सी पढ़ते रहना। घर से निकलते हुए ज़ुबैदा बेगम ने उन्हें ख़ास ताकीद की। इसके अब्बू के जानने वाले एक टैक्सी ड्राइवर थे। उसने उन्हें ले जाने की हामी भरी। रास्ते में से एक गिफ्ट शॉप पर टैक्सी रुकवा कर उन्होंने जल्दी से गिफ्ट लिया। ये पहली मर्तबा था अबीशा इतने एहतमाम से किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। जैसे ही टैक्सी नीदा के घर के सामने रुकी, इनके बिल्कुल सामने एक और गाड़ी भी रुकी। अबीशा ने उतरते हुए जूं ही सामने नज़र की, वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में निक्सिक से तैयार गजान बुके थामे नीचे उतरकर गाड़ी को लॉक कर रहा था।
अबीशा ने फ़ौरन नज़रें फेरी और टैक्सी का दरवाज़ा बंद करके नीदा के घर की जानिब बढ़ी। गजान जैसे सीधा हुआ पास से गुजरती हुई अबीशा पर नज़र ठहर से गई। पिंक और स्किन कलर के सादा मगर खूबसूरत से फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में सर पर स्कार्फ लिए वो खूबसूरती से दुपट्टा आगे फैलाए स्किन कलर की लिपस्टिक लगाए वो सीधा इसके दिल में उतर रही थी। वर्षा गजान को देखकर ना सिर्फ रुकी थी बल्कि साथ चलती अबीशा का भी बाजू पकड़ के रोक लिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गजान भाई? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो गजान की तरफ मुतवज्जो हुई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो लिटिल सीस? गजान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जानती हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अबीशा ने हैरत से बहन और गजान को देखा। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। अबीशा ने अपनी हैरत पर काबू पाकर गजान को सलाम किया, जिसकी आंखों में एक नया ही जहान बसा था। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मध्यम मगर गंभीर लहजा अबीशा को घबराहट में मुब्तला कर गया। जी ठीक, कहते साथ ही वर्षा का हाथ थामे वो अंदर की जाने पड़ी। गजान ठंडी सांस भरकर रह गया, फिर खामोशी से कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। तुम कब से गजान को जानती हो? उसने अंदर आते ही मध्यम आवाज़ में बहन से इस्तफार किया। इन्हें कौन नहीं जानता? उसने ऐसे कहा जैसे बहन की यादाश्त पर मातम कर रही हो। ओफो, मगर वो इस तरह किसी लड़की से बेतकल्लुफ़ नहीं होता। उसने घूरकर बहन को देखा। तुम कब से गजान को जानती हो? उसने अंदर आते बहन से मध्यम आवाज़ में इस्तफार किया। उन्हें कौन नहीं जानता? उसने ऐसे कहा जैसे बहन की यादाश्त पर मातम कर रही हो। ओफो, मगर वो इस तरह किसी लड़की से बेतकल्लुफ़ नहीं होता। उसने घूरकर बहन को देखा। हाँ, मगर इनसे बेतकल्लुफ़ नहीं होते जो चिपकू किस्म की लड़कियां हैं। मैं इन जैसी नहीं हूँ। कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल कैफ़े में रह गया था। गजान भाई वहीं मौजूद थे। उन्होंने टेबल से उठाकर फिर मुझे ट्रेस किया और मेरा मोबाइल बाहिफाजत मुझ तक पहुँचाया। बस इस दिन के बाद से सलाम दुआ हो गई थी, उसने तफसील से बताया। गजान जो इनसे थोड़े फासले पर चलता अंदर आ रहा था, बासानी इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। अबीशा के तफशीशी अंदाज पर ज़ेरे लब मुस्कुराया। ओके, उसे थोड़ी तसल्ली हुई। बातें करते हुए वो रहायशी हिस्से की जानिब आई जहाँ नीदा खड़ी इनका इंतज़ार कर रही थी। शुक्र तुम आ गए। अभी वो आपस में मिल रही थी कि गजान इनके करीब पहुंच गया। हैप्पी बर्थडे, गजान ने बुके नीदा की तरफ बढ़ाते हुए विश किया। थैंक्स, शुक्र है मेरे बर्थडे के बहाने ही सही तुम आए तो। गजान को देखकर वो जान निछावर करने वाली मुस्कुराहट होंठों पर लिए बोली। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं, अंकल से मिलने तो मैं आ ही जाता हूँ। गजान ने अपने लहजे को सरसरी रखा। हाँ, मगर हमसे मिलने नहीं आते। नीदा ने बड़े नाज से नखरा किया। अबीशा को इसका अंदाज़ बहुत अजीब लगा। अंकल कहाँ हैं? गजान ने कोई जवाब देने के बजाय इसके वालिद के बारे में पूछा। नज़रें नीदा की बजाय इधर उधर थी, जैसे इसे इग्नोर कर रहा हो। अंदर ही है, इधर ही है, अंदर तो आओ। नीदा ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे कमाल महारत से गजान ने हटाया। अबीशा नीदा की ये अंदाज़ देखकर हैरान हो रही थी। वो लड़का के साथ बेतकल्लुफ़ तो थी, मगर गजान के साथ कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही थी। आपकी फ्रेंड कुछ छिछोरी नहीं है? वर्षा इसके कान में हौले से बोली। बुरी बात, अबीशा ने उसे टोका। मैंने तो सच बताया है। ये लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। सिर्फ वही फैमिली फ्रेंड लग रही है। गजान भाई तो बेजार नज़र आ रहे थे। वर्षा ने जैसे इसकी तस्हीह की। अभी खुद ही तो कह रही थी कि वो चिपकू लड़कियों को पसंद नहीं करते। अबीशा ने मुस्कुराहट दबाकर शरारत से कहा। यानी आप मान गई हैं कि आपकी फ्रेंड छिछोरी है? वर्षा ने जोर से कहा। आहिस्ता। वो दोनों इसके लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठी बातें कर रही थी, जहां और मेहमान भी थे। बर्थडे का सारा अरेंजमेंट वहीं किया गया था। कुछ देर बाद बहुत से लोगों के हजूम में नीता ने केक काटा। इनकी यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़के लड़कियां वहाँ मौजूद थे। गजान का दोस्त अली भी मौजूद था। नीता ने अबीशा को ख़ास तौर पर अपनी मम्मी से मिलवाया।
तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करती है। इसकी मम्मी ने साड़ी का पल्लू संभालते बड़े नाज से कहा। बस इसकी मोहब्बत है, अबीशा ने मुस्कुरा कर कहा। इसको शुरू से शौक़ है अपने से कम मियार के लोगों से दोस्ती करने का। इनकी बात पर अबीशा कुछ देर के लिए सकते में आ गई। मम्मी, नीदा ने इन्हें तनबीहा की। हाँ, क्या हुआ? मैंने कौन सा ऐसी बात कह दी? भाई, यही तो इस बच्ची की क्वालिटी है कि इतने लोअर मिडिल क्लास तबके में रहते हुए भी इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी में अपने बलबूते पर पढ़ रही है। मैंने तो तारीफ़ की है। इन्हें एहसास ही नहीं था कि अपने अल्फाज से वो किसी को बुरी तरह के चौके लगा रही हैं। इनसे कुछ फासले पर खड़े गजान की निगाह अचानक उन पर पड़ी। अबीशा का जर्द होता चेहरा इसकी नज़रों से ओझल नहीं रह सका। वो अपनी बात कहकर अपने मंजर से हट चुकी थी, मगर अबीशा की इज्जत नफ्स को बहुत बुरी तरह कुचल गई थी। नीदा खुद समझने से कासर थी कि इसकी मम्मी ने ऐसे क्यों कहा। आई एम रियली सॉरी यार, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है। नीदा खफज़दा इससे माफ़ी मांग रही थी। कोई बात नहीं यार, सच ही तो कहा है उन्होंने। तुम प्लीज़ हमारे वापस जाने का कुछ करवा दो, या अपने गार्ड से यही कहकर कोई टैक्सी मंगवा दो, हमें अब जाना चाहिए। अबीशा इससे नज़रें मिलाए बिना बहुत दिक्कत से बोली। यार, तुम मम्मी की वजह से जल्दी जा रही हो, मैं तुम्हें सॉरी करती हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करो। नीदा की शर्मिंदगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, काफ़ी लेट हो गया है, बस इसीलिए कह रही हूँ। अबीशा ने खुद को कंपोज करते हुए बदिक्कत हल्का सा मुस्कुरा कर इसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा ठहरो। नीदा इसे रुकने का कहकर तेज़ी से एक जानिब आई। वर्षा को अपनी कोई सहेली मिल गई थी, वो इससे बातों में मसरूफ़ हो गई। चलो भाई, गजान तुम्हें छोड़ आएगा। नीदा की आवाज़ पर जो वर्षा को अपनी जानिब आने का इशारा कर रही थी, हैरत से मुड़ी। गजान भी साथ ही खड़ा था। यार, तुम कोई टैक्सी अरेंज करा दो। अबीशा गजान से नज़रें चुराते हुए नीदा को देखकर बोली। गजान ने भुवें अचकाई। ज़्यादा अजनबी से बेहतर है कम अजनबी पर एतबार कर लिया जाए। वर्षा, आप चलोगी मेरे साथ? गजान ने कुछ जताती नज़र अबीशा पर डालकर पास खड़ी वर्षा से पूछा। जी, उसने सर हिलाकर कहा। जिसे टैक्सी पर जाने का शौक़ है वो इसी में चला जाए। गजान मुड़कर पोर्च की जानिब चल पड़ा। यार, इस तरह किसी को जहमत देना अच्छा नहीं लग रहा। अबीशा ने बात बनाई। नीदा को बेबसी से देखते हुए बोली। यार, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी वापसी का मैं अरेंज कर दूंगी, बस तुम बाकी बातें छोड़ो और खामोशी से जाओ। वो इतना अच्छा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई काम करे। इसकी जिस काम में मर्ज़ी नहीं होती वो 100 बार भी ना ही कहता है। मेरे एक बार कहने पर मान गया, यही गनीमत जानो। नीदा इसे समझाते हुए बोली। चलो ना यार अब। वर्षा उसे ज़बरदस्ती हाथ थामकर पोर्च की जानिब ले गई। जब तक वो पहुंची, गजान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों खामोशी से पीछे बैठ गई। गजान का मूड ऑफ था। भाई, नीदा से आपके फैमिली टर्म्स हैं? आखिर कुछ देर बाद वर्षा ने गाड़ी में मौजूद खामोशी को तोड़ा। जी, मेरे और नीदा के फादर फ्रेंड्स हैं, गजान ने मुख्तसर जवाब दिया। हाँ, नाइस, लेकिन आप में और नीदा में इतनी दोस्ती नहीं लगती। वर्षा की बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। मुझे ऐसे बिछ जाने वाली लड़कियां पसंद नहीं। सब को इसे कहते हुए इसने एक सरसरी निगाह बैक विमर से पीछे बैठी अबीशा को देखा। यही मैं अबीशा से कह। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अबीशा ने इसके हाथ पर चुटकी काटी। गजान ने इसकी बात नामुकम्मल रह जाने पर बैक विमर मिरर में देखा, जहां अबीशा वर्षा को घुरी डाल रही थी। ये तो बड़े बहन भाई होते हैं ना, कभी कभी अपने बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर छोटों को सच कहने से भी रोक देते हैं। अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए उसने अबीशा पर चोट की। मैंने उसे नहीं रोका, एकदम वो वजाहत देने लग गई। मैंने तो आपका कहा ही नहीं। उसकी जिताती नज़रें अबीशा को खामोश करने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई, मगर वो अबीशा की उलझी नज़रें बार बार खुद पर महसूस कर रहा था। वो इससे खिंचा क्यों था, वो समझ नहीं पा रही थी। फिर ये कहकर खुद को तसल्ली थी कि होता है तो होता रहे, वो इसके लिए सिर्फ एक अजनबी ही तो है। मगर दिल कोई तावील नहीं सुन रहा था।
घर पर उतारकर वो फ़ौरन से गाड़ी आगे बढ़ाए ले गया था। दरवाज़ा समिया, अबीशा और वर्षा की अम्मी ने खोला। अस्सलाम वालेकुम। दोनों अंदर आते हुए इन्हें सलाम करके गई। किसके साथ आई थी? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। निदा का कुकज़न था, वो छोड़ कर गया। अबीशा कभी माँ से झूठ नहीं बोलती थी और ना ही वर्षा, लिहाजा सच्चाई से बता दिया। बस बेटा, आइंदा इस तरह के फंक्शन से एहतियात बरतना। उन्होंने ढके छुके अल्फाज में इन्हें मना किया। अब फिक्र ना करें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अबीशा ने माँ को तसल्ली दी। चलो चलकर लेटो आप। वो इन्हें कमरे की जानिब भेजती खुद भी अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। कमरे में आकर कपड़े बदलने के बाद दोनों ने इशा की नमाज़ पढ़ी। वर्षा तो पढ़ते साथ ही लेट गई। अबीशा लैपटॉप खोले अपने नया आर्टिकल लिखने में मसरूफ़ थी। अभी काम करते ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मोबाइल पर गाजियान के मैसेजेस देखकर वो हैरान हुई। आपको इस वक्त डिस्टर्ब करने पर माजरत, मगर मुझे लग रहा है कि आप खुद भी आज डिस्टर्ब्ड हैं। इसकी बात पढ़कर वो सन्नाटे में चले गई। उसने कैसे भाप लिया, वो हैरान थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने टाइप करके मैसेज भेजा। मगर मुनासिब समझे तो मैं आपको इस वक्त कॉल कर सकता हूँ। इसने नहायत महज़ब अंदाज में इजाज़त ली। कुछ सोचने के बाद उसने जी लिखकर सेंड कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे आप बहुत परेशान लगी, ख़ास तौर पर जब आप निदा की मदर आंटी ज़किया से मिल रही थी। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? अबीशा अब भी हैरान थी कि वो शख्स इसको इतना ऑब्ज़र्व क्यों और किस लिए कर रहा है। पता नहीं, मगर कुछ लोग समझते हैं इक़्तिदार और ताकत पर सिर्फ हमारा ही हक है। क्या दौलत इंसान को अच्छे बुरे हिलाक बिल्कुल भुला देती है? मैं आप लोगों के जितने अमीर नहीं, जबकि आप और वो लोग हम पल्ला हैं। क्या आप भी दौलतमंद होने की वजह से मिडिल क्लास को हकीर तस्वर करते हैं? क्या इंसानियत सब कुछ नहीं होती, या फिर लोगों को के मियार को देखने का पैमाना ही सिर्फ दौलत है? इसके लहजे की तलखी से वो जान गया कि ज़किया ने अबीशा का दिल दुखाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपकी बात गलत नहीं। यहाँ ज़्यादा तादाद ऐसे उम्रा की है जो ये समझते हैं कि दौलत पर सिर्फ इन्हीं का हक है। हालांकि ये सरासर गलत और फरसुदा सोच है। दौलतमंद होना कमाल नहीं। अगर आपने किसी अमीर घराने में आँख खोली है तो अमीरी आपका कमाल नहीं है। हाँ, अमीरी मिलकर भी खुद को जद्दोजहद की तरफ माइल करना असल अमीरी है। ये दौलत तो आनी जानी है, जो बाकी रह जाता है वो आपका हुनर और आपकी सलाहियतें हैं। अबीशा, मैंने बहुत से दौलतमंदों को कंगाल होते देखा है और बहुत सौ कंगालों को अपनी जहानत के बलबूते पर अमीर होते देखा है। आपको कोई कुछ भी कहे, अपनी सलाहियतों को ऐसे लोगों की तलखी की नज़र मत कीजिए। ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ करने के काबिल नहीं होते, मगर अपने अल्फाज से दूसरों को गुमराह कर देते हैं कि वो अपनी मंजिल ना पा सकें और कहीं किसी मकाम पर वो इनसे आगे ना चले जाएं। अभी तो आगाज़ है। जब आप अमली ज़िंदगी में दाखिल होंगी तब कदम कदम पर आपके हौसले पुष्ट करने वाले लोग मिलते हैं, मगर आपकी काबिलियत भी यही होनी चाहिए कि आप किसी की बातों से अपनी मंजिल और अपने रास्ते से ना हटें। धीमे लहजे में इसे समझाता वो अबीशा को कोई मसीहा ही लगा। वो क्यों इसके सामने अपने दिल की बात करके वो नहीं जानती थी। ख़ानदान ने इसे पूरी बात बताने पर इस्तार नहीं किया। फिर भी अबीशा को लगा वो सब जान गया है। थैंक यू सर। अबीशा के सर कहने पर वो चौंका, फिर हंसा। सर? हाँ, जो शख्स आपको अच्छी बात सिखाए वो उस्ताद होता है, और आपने काफ़ी मर्तबा मुझे बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं। आप तो मेरे उस्ताद हुए, सो मैं आपको अब से सर कहूँगी। मुस्कुराहट में छुपा लहजा सुनकर गजान के अंदर तक सुकून शायद कर गया। वेल, ये कोई ज़रूरी नहीं, मुझे इतना मोतबर मत बनाए, मैं इतना अच्छा हरगिज़ नहीं। मुस्कुराहट दबाता वो नफ़ी में सर हिलाता बोला, खैर अब वाकई ही एक अच्छे इंसान हैं। अबीशा ने साफ गोई से इसकी तारीफ़ की। अच्छा ये बताएं, अब तो कोई उलझन बाकी नहीं, आपका नेक्स्ट आर्टिकल कब मिलेगा? वो फ़ौरन बात पलट गया। बस अभी वही लिख रही थी, लेकिन यकसुई नहीं हो पा रही थी। वो फिर से सच बात बता गई। मेरा ख्याल है तो अब तो आपकी यकसुई वापस आ जाएगी, वो यकीन से कहने लगा। बिल्कुल, और फिर से
नो थैंक्स। इसके बाद उचक्कर गजान तेज़ी से बोला, ओके सर। वो भी होले से मुस्कुराई। नो बैक टू योर वर्क, अल्लाह हाफिज़। फरिश्ता बनकर वो इस लम्हे आया और इसकी परेशानी दूर करके कोई भी फालतू बात किए बिना खामोशी से चला गया। ऑफिस जाने का कहा। 11 बजे के करीब जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई, सामने एक टेबल के पास खड़े